आज हम देखेंगे MHI 05 फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूनिट। तो आपको जून के एग्ज़ाम में आपको देखना है, ये जो 2024 का जून का एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन सी यूनिट आपको करके जानी है। आपको हमेशा फ़र्स्ट यूनिट हमेशा करनी है। इग्लू के एग्ज़ाम में फ़र्स्ट यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको कभी ये नहीं छोड़नी। अगर आपको ज़्यादा हार्ड लग रही है तो आप छोड़ सकते हैं, वरना ना छोड़ें। नॉर्मल रीड तो आपको करके ही जाना चाहिए। फ़र्स्ट यूनिट को काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आप देखें सेकंड यूनिट, इसके कुछ चैप्टर हैं। आप 3 चैप्टर इसमें कर सकते हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 9। आपको छोड़ना नहीं है, रीड करके जाना है। आपका नॉलेज में ये होना ही चाहिए, इन चैप्टरों की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। उसके बाद आप देखें यूनिट 3, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, 11 और 13। उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको रीड करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देख लें एक बार। यूनिट 6 देखें, इसमें आपको 2 चैप्टर करने हैं। आप कर लेना, ये 2 चैप्टर काफ़ी ठीक है। अगर ना कर पाएँ तो छोड़ दें, 26 और 27। उसके बाद हमारी एक यूनिट बीच में रह गई, यूनिट 5। इसके भी 2-3 चैप्टर हैं। मेरे हिसाब से यूनिट 5 सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो आपको ये छोड़नी नहीं है, करनी ही करनी है। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, 25। इन सारे चैप्टरों को आप इम्पोर्टेंट मांग सकते हैं। यकीन ना आए तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। इसके बाद यूनिट 7, इसमें भी काफ़ी सारे यूनिट चैप्टर हैं। आपको सारे चैप्टर याद करके ही जाने हैं। मेरे हिसाब से आप छोड़े ना इन्हें, एक बार रीड ज़रूर करें। 13, 31, 32, 36, 38 और 39। प्लीज़ आप इन सारे चैप्टरों को पढ़ के जाएँ। ज़्यादातर ये आते ही आते हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ इन सारे चैप्टरों को कर लें। उसके बाद आप मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन और सामंतवाद, इन चैप्टरों को अच्छे से करें। इनमें से कोई ना कोई सा एक टॉपिक तो ज़रूर फंसेगा। इनकी अर्थव्यवस्था ज़रूर पूछी जाती है। मैंने भी पिछली ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिए थे, इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ के जाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने छोड़ना नहीं है। आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, जो कि MHI 5 से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो शिलालेखों से मिलती है, जो अशोक द्वारा लिखवाए गए थे। दूसरी जो जानकारी हमें मिलती है वो अर्थशास्त्र से मिलती है, जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। तीसरा जानकारी जो हमें मिलती है वो मेगास्थनीज ने बताया है कि किसान जो होते थे वो आबादी का एक बहुत बड़ा भाग होते थे, जो कि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो अब हम देखेंगे कि जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है वो किन किन स्तंभों पर टिकी हुई थी। तो पहला जो स्तंभ है वो है कृषि। आप सभी को पता होगा कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अर्थव्यवस्था में। कृषि में कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे कि मिट्टी की उपजाऊ पर लगाया हुआ कर, और भी अलग अलग तरह के कर होते थे। जैसे कि जो नालियाँ बनाई जाती थी कृषि के लिए या जलाशय बनाए जाते थे, उन पे भी टैक्स लगाया जाता था। अब हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है गैर कृषि। गैर कृषि में कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि संसाधन। और आप सभी को पता होगा संसाधन 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और निर्मित संसाधन, जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं। और दूसरा आएगा हमारा व्यापार गैर कृषि में। और तीसरा खनिज, धातु, सोना, लोहा, हीरे और महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं वो सारी गैर कृषि में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नमक होता है वो भी, और शराब, इन सारी चीज़ों पर भी कई तरह के टैक्स होते थे। अब हम तीसरा देखेंगे व्यापार। व्यापार भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। व्यापार कई तरह के होते हैं और कई सारी चीज़ों की भी व्यापार होते हैं। जैसे नमक का व्यापार होता था, हाथी दाँत का व्यापार होता था, मनकों का व्यापार होता था, सीपी का व्यापार होता था। और ये जो व्यापार होते थे वो काफ़ी दूर तक होते थे, जैसे कि फारस की खाड़ी तक व्यापार किया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे कि कर
कर भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कर सारी चीज़ों पे लगाए जाते थे। कुछ ही चीज़ें होंगी जिन पे कर नहीं लगता था, वरना हर तरह की चीज़ों पे कर लगाया जाता था। जैसे कि कृषि पे कर लग गया, है ना, और जो हम व्यापार कर रहे हैं उस पे कर लगाते थे। उसके बाद जैसे कि कोई यज्ञ कर रहा है, बलि कर रहा है, तो बलि पे कर लग गया, और व्यापार पे कर लग गया, कृषि पर कर लग गया, ज़मीन पे कर लग गया। काफ़ी सारी तरह के कर होते थे। तो आप इस तरह से, अगर आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को इस तरह से समझा सकते हैं अपने पेपर में। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें कई सारे मैंने पॉइंट छोटे छोटे कर दिए हैं, तो आप इन सारे पॉइंटों को लाइन वाइज लिखकर उनकी छोटी छोटी डिटेल आप खुद भी मेंशन कर सकते हो एग्ज़ाम में। ये मैंने नोट्स बनाए थे, आप इसी को थोड़ा ब्रीफ करके, थोड़ा बड़ा करके आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो आपको ऐसी और कोई वीडियो या और किसी चीज़ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं सातवाहन काल के बारे में भी वीडियो डाल दूँगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन काल की अर्थव्यवस्था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सातवाहन काल के बारे में और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है और अर्थव्यवस्था में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा अभिलेख। कई सारे अभिलेखों से सातवाहन काल के बारे में पता चलता है और उनकी जानकारी मिलती है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। दूसरा हमारा पॉइंट होगा यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्यों में भी सातवाहन काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कई सारी जानकारी लिखी हुई है और वहीं से हमें पता चलता है। दूसरा सिक्के। सिक्के हर शासनकाल की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोल प्ले करते हैं और वहाँ कौन कौन से तरह के सिक्के चलाए जाते थे वो भी हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा एक बुक। राइटर का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बुक का नाम याद है, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री में भी सातवाहन काल की कई सारी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए वीडियो को और थोड़ा लेंदी बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं, और थोड़ा सा इंट्रो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सातवाहन काल जो था, सातवाहन जो शासक थे, उन्होंने जो शक्तिशाली हुए वो हुए प्राचीन भारत का एक हिंदू राजवंश था ये, और ये मौर्य वंश के पतन के बाद थोड़ा शक्तिशाली हुआ और ये दक्षिण भारत में राज्य करते थे। और एक और पॉइंट मैं आपको बताते चलूँ कि ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की थी। तो आइए हम अर्थव्यवस्था पर आ जाते हैं और वीडियो को और अच्छे से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कृषि। और कृषि में ये क्या क्या चीज़ें उगाते थे और कृषि को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या क्या करा। जैसे कि एक राजा थे रुद्रदमन, इन्होंने झीलों की मरम्मत की ताकि कृषि और अच्छी तरीके से की जा सके। तो कृषि में ये कई सारी चीज़ें उगाते थे, जैसे कि कपास, तिल, बाजरा, गेहूँ, चावल, और इन्हीं चीज़ों का ये निर्यात भी करते थे, जो हमारे व्यापार में एक पॉइंट बन जाएगा कि व्यापार में हम किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे। तो इन सारी चीज़ों का हम व्यापार भी करते थे, और नारियल, काली मिर्च, इन सारी चीज़ों का भी हम व्यापार करते थे। तो अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। आप इसे कृषि में भी डाल सकते हो और व्यापार में भी डाल सकते हो। तो व्यापार हम कहाँ कहाँ करते थे और किन किन चीज़ों का करते थे उसमें भी आप डाल सकते हो। और ये जो व्यापार किया जाता था ये रेशम मार्ग और समुद्र मार्ग से किया जाता था। तो व्यापार में आप देखोगे सुलेमानी पत्थर के जो मनके होते थे उनका भी हम व्यापार करते थे, लाल मणि का भी हम व्यापार करते थे, नमक का व्यापार करते थे, नारियल का, काली मिर्च का भी हम व्यापार करते थे, तिल, बाजरा, गेहूँ, इन सबको भी हम निर्यात करते थे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा कर। आप सभी को पता होगा कि कर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थव्यवस्था में, और कर जो होता है वो कई सारी चीज़ों पे लगाया जाता है। जैसे हस्तशिल्प जो होते हैं उन सब पे कर लगाया जाता है। लेकिन सातवाहन काल की जो अर्थव्यवस्था है और सातवाहन काल में नमक पे कोई कर नहीं था। ये आप इम्पोर्टेंटली याद रखना और ज़रूर एग्ज़ाम में मेंशन करना। उसके बाद हम देखेंगे सिक्के। वहाँ पे कई तरह के सिक्के चलाए जाते थे, जैसे कि तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, शीशे के, कांसे के सिक्के। और ज़्यादातर जो सिक्के हैं उन पे जो चित्त साइड होती थी, मतलब
एक चिट होता है, एक पट होता है। तो चित्र साइड जो होती थी उस पर चित्र बना होता था शेर का। ये दिखाते हैं कि कितने शक्तिशाली थे और शेर का चित्र बना हुआ था उस पर। तो हम देखेंगे, हमने 3-4 पॉइंट अपने रिवाइज कर लेने हैं। कृषि, व्यापार, कर और हस्तशिल्प पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। वहाँ पे कई सारी चीज़ें हस्तशिल्प में आती हैं। और आपको पता होगा कि जब चीज़ें बनेंगी तभी तो व्यापार किया जाएगा। जब चीज़ें हम उगाएंगे, कृषि करेंगे, उन्हीं चीज़ों का तो हम व्यापार करेंगे और उसी चीज़ से तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़कर दिखेगी। तो आपने सारे पॉइंटों को एक दूसरे में लिख देना है। व्यापार में भी लिख देना है, कर पे भी लिख देना है, कृषि में भी लिख देना है। इस तरह से आपका जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने में मदद मिलेगी। तो अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पे। एक बार मेरे चैनल पे आप विज़िट कर लेना। ऐसे ही मैंने मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी वीडियो बनाई है और अपने चैनल पे डाल दिया है। तो हाँ, एक पॉइंट हमारा रह गया बात करने के चक्कर में भूल गई। कपड़ों की रंगाई भी वहाँ पे की जाती थी और कई सारे कुंड मिले हैं जहाँ कपड़ों को रंगा जाता था। तो आप ये भी लिख सकते हो और मेंशन कर देना अच्छे से सारे पॉइंटों को। हेडिंगों को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना और जो मैंने छोटी छोटी डिटेल बताई है उन्हें भी आप भर भर के बड़ा बड़ा लिख सकते हो एग्ज़ाम में।